हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर चैप्टर वैसे आईटीआई में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अपन आज बहुत बड़े तरीके से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर शब्द इसके जो लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर, उसी से आपको पता चलता है कि जो किसी भी ऊर्जा को क्या करे, ट्रांसफर करे, यानी वैद्युतिक ऊर्जा को ट्रांसफर करे, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसफार्मर की परिभाषा। क्या देखते हैं? ट्रांसफार्मर की परिभाषा। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा देखने से पहले अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक स्टैटिक युक्ति है। कैसी? स्टैटिक युक्ति है। स्टैटिक युक्ति का मतलब क्या होता है कि यह इसमें कोई गति करने वाला कोई पुर्जा नहीं होता है, यानी कि एक ही स्थान पर रुके हुए क्या करता है, वैद्युतिक ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे ये इसका सिद्धांत देखें या अपन देखें कि ये किस प्रकार इसकी परिभाषा अपन दे सकते हैं। तो परिभाषा में अपन बोल सकते हैं कि जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। या जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता हो, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके अलावा अपन देखें कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, यानी सिद्धांत भी होगा इसका कुछ। तो इसका सिद्धांत देखें तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, यानी इंडक्शन पर ये काम करता है। अपन देखें कि फैराडे के दो नियम थे, प्रथम नियम और एक था द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या बोलता है फैराडे का कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान करा जाए तो उस चालक में एक प्रकार इंडक्शन के कारण एक विद्युत चुंबकीय के क्षेत्र के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चालक में गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसमें भी दो है, एक तो गतिजन्य, एक है स्थितिजन्य। जो गतिजन्य विद्युत वाहक बल है ये किस में लगता है, जनरेटर में हो, एक अल्टरनेटर में लगता है। बाकी जो स्थितिजन्य है वो किस में लगता है, ये ट्रांसफार्मर में लगता है। किस में लगता है? ट्रांसफार्मर में लगता है। अब देखो, आपने बोला कि सिद्धांत इसका फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, तो इसके अलावा इसके और नाम है, उसको क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण, या इसके अलावा सह प्रेरण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण भी इसको अपन बोलते हैं। यानी इसके अलग अलग नाम अपन बोलते हैं। निम्मी, इसमें इंग्लिश में अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस और निम्मी के अंदर क्या बोलते हैं, इसको अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सह प्रेरण इसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि जो ट्रांसफार्मर है ये एक स्थितिक युक्ति है, यानी कोई गतिशील ऊर्जा नहीं है, तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होगी, यानी बढ़िया तरीके से ये अपने काम करेगी। तो सबसे अपन पहले देखते हैं कि म्यूचुअल यानी अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। होता क्या है आखिर में ये अन्योन्य प्रेरण, यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो कुंडलियां होती है, यानी अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण यानी एक कुंडली से दूसरी कुंडली में या कॉइल में बिना किसी घूर्णन के ईएमएफ पैदा हो जाना। यानी कि अगर अपन इस सर्किट में ऐसी सप्लाई देंगे तो दूसरी जो कॉइल है या कुंडली है उसमें क्या हो जाएगा,
ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, एक प्रकार का गतिशील इंडक्शन क्या होगा, पैदा होगा, मूविंग प्रकार का, जिसके कारण ये दूसरी कुंडली है उसको काटेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इस दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अपने क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि मैंने यहाँ पे सप्लाई दी एसी सप्लाई दी, क्योंकि एसी में क्या होता है, इंडक्शन प्रकार का अपने क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र या अपने घूर्णन प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अपन बोले कि इसको अपन डीसी दे दें एसी की जगह, तो क्या होगा, तो सभी बोलते हैं कि डीसी देने पर ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो वो क्यों जल जाता है, क्योंकि जो अपने इसमें धारा बहेगी आई, उसका विरोध कौन करता है, अपने आर करता है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, एक्सल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सल। तो अपन देखते हैं कि डीसी के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो अपन जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस एक्सल, आगे एक्सल का स्क्वायर। तो जब इसके अंदर बराबर क्या होता है, एक्सल बराबर 2πf है, तो फ्रीक्वेंसी का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे अपन जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड का मान जीरो हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जीरो हो जाएगा इसके अंदर। जब प्रतिरोध जीरो हो जाएगा तो इसके अंदर धारा का विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब धारा का विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा तो इस कॉइल में क्या बहेगी, अनंत धारा बहेगी। क्या बहेगी, अनंत धारा बहेगी, जिसके कारण ये कुंडली क्या हो जाएगी, क्या कॉइल क्या हो जाएगी, अपने जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, तो इसके कारण धारा अनंत चलेगी और कुंडली अपने जल गई। तो लेकिन रेलवे आदि जगह पर डीसी के फैन होते हैं अपने, और बहुत सी चीजें होती है, तो वो कैसे चलते हैं फिर। तो ऐसे अपन समझते हैं कि अपन इस कॉइल को क्या कर दें, इसका प्रतिरोध क्या कर दें, बढ़ा दें। क्या कर दें, इसका प्रतिरोध बढ़ा दें। तो प्रतिरोध बढ़ा देंगे ना अपन, तो प्रतिरोध बढ़ाने से ये कॉइल जलेगी तो नहीं, कॉइल जलेगी तो नहीं, लेकिन ये काम भी नहीं करेगी। यानी इसमें क्या होगा, इंडक्टिव, यानी जो अपने घूर्णन प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है वो पैदा नहीं हो पाएगा। यानी स्थितिक प्रकार का क्या होगा इसमें, यानी रुका, एक प्रकार से हम रुका हुआ बोल सकते हैं, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसके कारण ये अपने कॉइल इसको काट नहीं पाएगी और आगे अपनी ईएमएफ दे नहीं पाएगी। तो अपन समझ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। जब अपन कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शून्य होती है डीसी के अंदर, जिस कारण प्रतिरोध का मान भी शून्य हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान शून्य हो गया तो वहां पे धारा का मान अनंत हो जाएगा, और धारा का मान अनंत हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉइल अपने इतनी धारा सहन नहीं कर पाएगी और कॉइल क्या हो जाएगी, अपने जल जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अपने ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है अपनी प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। अपन इसको अपन कुछ बोल नहीं सकते कि इसमें प्राइमरी कौन सी है और सेकेंडरी कौन सी है। इसको अपन एक प्रकार समझ सकते हैं कि जिसमें अपन इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट, वो क्या होती है, अपनी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। जिसके अंदर इनपुट देंगे वो प्राइमरी होगी, और जिसके अंदर अपन क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगी, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी। जिसके अंदर अपन इनपुट देते हैं वो कौन सी होती है, प्राइमरी होती है, और जिसके अंदर जिससे अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं वो कौन सी होती है, अपने सेकेंडरी वाइंडिंग होती है अपने। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है दो। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, एक और भी होती है। यानी मान लो ये वाइंडिंग होगी अपनी, तो बीच में ये अपने जो डिनोट कर रही है ये चीज, ये वाली चीज, ये क्या होती है, ट्रांसफार्मर कोर होती है। क्या होती है, ट्रांसफार्मर कोर होती है।
ये ट्रांसफार्मर कोर होती है, ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सिलिकॉन स्टील और दूसरी कौन सी होती है अपने फेराइट प्रकार की। कौन सी होती है, फेराइट प्रकार की। जो फेराइट प्रकार की कोर होती है वो किससे बनती है, लोहा प्लस कार्बन। क्या होती है, लोहा प्लस कार्बन से क्या होती है, फेराइट कोर का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, लोहा प्लस अपने सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है अपने। सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है कुछ इसके अंदर। तो ये अपने जो वितरण वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर कौन सी कोर काम में लेते हैं अपन, सिलिकॉन स्टील वाली कोर अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन जो फेराइट प्रकार की कोर है ये कहाँ पे काम लेते हैं, जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी हो, यानी मेगा हर्ट्ज में या गीगा हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कोर काम में ली जाएगी वो कौन सी कोर होती है अपनी, फेराइट कोर होती है। कौन सी होती है, फेराइट कोर होती है अपने। तो आज अपने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी एक प्रकार से जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भेजता हो और वोल्टेज को साथ में स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकता हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अलावा इसका सिद्धांत देखें तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं किसको है कि यानी एक कुंडली में अपन सप्लाई देंगे तो दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस के कारण दूसरी कॉइल क्या करेगी, अपने ईएमएफ पैदा करेगी। उसको क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। यानी फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है, ये काम करता है। तीसरी बात कि अपने इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वाइंडिंग अपनी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार की दो वाइंडिंग होती है अपने। जो प्राइमरी और सेकेंडरी अपन एक प्रकार से बोल नहीं सकते कि कौन सी प्राइमरी होती है और कौन सी सेकेंडरी होती है। इसके लिए अपने को अपन बता सकते हैं कि जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, इनपुट देंगे। जो इनपुट देंगे वो कौन सी होगी, अपने प्राइमरी होगी, और जिससे अपन आउटपुट प्राप्त करेंगे वो कौन सी उसकी होगी, अपने सेकेंडरी होगी अपने पास। इसके अलावा अपने पढ़ा कोर की, जो ट्रांसफार्मर कोर होती है उसका वास्तव में नाम क्या होता है, अपने शीत वेलित ग्रेन अभिविन्यस्त प्रतिलित कोर होता है, यानी CGRO होता है। क्या होता है, CGRO, यानी CGRO यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शीत वेलित ग्रेन अभिविन्यस्त प्रतिलित कोर इसका क्या होता है, नाम होता है। यानी ये ठंडी होती है कोर, यानी कोल्ड, शीत बोल रहा है इसके अंदर। और इसके अलावा इसका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, सिलिकॉन स्टील की होती है और फेराइट प्रकार की होती है। जो सिलिकॉन स्टील वाली होती है वह काम में लेते हैं, जो वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर अपन कौन सी लेते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज में लेते हैं। इसके अलावा जो फेराइट कोर होती है वो कहाँ पे लेते हैं अपन, कि लोहा प्लस कार्बन की बनी होती है। इसके अलावा जो मेगा फ्रिक्वेंसी या गीगा फ्रिक्वेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपन एक बार एक और चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर मान लो किसी के समझ में नहीं आई हो कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि XL बराबर 2πfl होता है। और डीसी में क्या होता है, अपनी फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब XL 0 हो जाएगा तो यानी प्रतिरोध कब 0 हो जाएगा, तो कॉइल के अंदर कोई विरोध करने वाला नहीं होगा धारा का, और धारा का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे अनंत पहुँच जाएगा। अब धारा का मान अनंत हो जाएगा तो वहाँ पे कॉइल इतनी धारा सहन नहीं कर पाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफार्मर अपना जल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि अच्छा लगा या कहाँ पे गलती हुई तो मेरे को बताएं, सॉल्यूशन करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।